Hello everyone. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. So today is 18th of February, and I will discuss much details the articles which I have got today from the newspaper. Although not so many significant articles were there, but few were very good articles. Okay. So 18th February, I will be discussing the articles which I have mentioned here. So पहला article जो मैं discuss करूँगा वो होगा political leaders, officials must foster fraternity. सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेज्ड कंसर्न्स कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको टोटली एक नॉन पार्टिजन वे में एक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए, और जो भी बात करें वो सोशल सॉलिडेरिटी को एस्टेब्लिश करने की बात करें, डिवाइसिव पॉलिटिक्स से रिफ्रेन करें. ठीक है. उसके बाद पोल बाउंड आसाम अप्रूव्स 3% कोटा फॉर टी ट्राइब्स इन जॉब्स. ओके. सो 3% कोटा फॉर टी ट्राइब्स इन जॉब्स इन आसाम, क्योंकि अभी वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं. तो क्या इलेक्शंस के टाइम पे ऐसी चीज़ें करना सही रहता है या नहीं रहता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या रूल रहता है, ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में डिस्कस्ड हैं. ठीक है. द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्रॉम रूल्स टू माइट, वेरी गुड आर्टिकल. नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में शशि थरूर ने बहुत अच्छा लिखा कि कैसे नया वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्व हो रहा है. ठीक है. 1946 रॉयल नेवी रिवोल्ट, ठीक है, जिसको रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी भी कहा जाता है. ठीक है. इसके बारे में एक आर्टिकल आया है कि आज भी इसका 80 ईयर्स हो गया, लेकिन आज भी हमको इससे कई सारे लेसन्स मिलते हैं जो हमको याद रखने चाहिए, जो हमको सीखने चाहिए. ठीक है. टैक्सेस प्रूव फ्यूटाइल टू बर्न आउट सिगरेट यूज इन इंडिया. सिगरेट कंजम्पशन को कम करने के लिए कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस इंक्रीज करती है. जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने अराउंड 40% जो है स्लैब में रखा है सिन गुड्स को, जिसमें सिगरेट्स भी है. ठीक है. और उसके ऊपर कुछ सेसेस एंड सरचार्जेस भी लगाए हैं अंडर द नेशनल सिक्योरिटी पर हेल्थ सिक्योरिटी बिल एक्ट ऑफ 2025. ठीक है. तो डिस्पाइट दोज टैक्सेस अभी भी हमारी कंट्री में टोबैको कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से जो है वो टोबैको का कंजम्पशन जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ. ठीक है. और इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या गवर्नमेंट कर रही है, वो सारी चीजें डिस्कस्ड हैं. ठीक है. तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं. ठीक है. या सो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल. इसमें क्या लिखा गया है कि पॉलिटिकल लीडर्स और ऑफिशियल्स को क्या करना चाहिए, फ्रेटर्निटी को, ब्रदरहुड को फोस्टर करने के लिए काम करना चाहिए. ठीक है. बेसिकली जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टेटमेंट दे, जजमेंट दे, ऑब्जर्वेशन दे, वो यूजुअली इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के आंसर के लिए. क्यों? क्योंकि कभी जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स पे या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे या हेट स्पीचेस के ऊपर आर्टिकल आता है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड अलोंग विद 2 अदर जजेस वर हियरिंग अ पिटिशन. ठीक है. दैट पिटिशन वाज रिगार्डिंग दिस हेट स्पीच एंड अदर थिंग्स. ठीक है. तो वो ये कह रहे हैं कि जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नेंस है, ठीक है, गवर्नेंस विच डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, कम्युनिटी, क्रीड. ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नेंस को पूरी तरह से इस समय पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए, और किसी एक कम्युनिटी को स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए. ठीक है. नो गवर्नमेंट इज शुड बी अलाउड टू स्टिग्मेटाइज कम्युनिटीज. किसी भी कम्युनिटी को स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, एक पीस और फ्रेटर्निटी को बढ़ाने की बात करनी है. ठीक है. पर्टिकुलरली द पॉलिटिकल लीडर्स और जो भी हायर ऑफिस बेयरर्स हैं, हाई ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, दे मस्ट होल्ड द आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अगर आपको लिबर्टी ऑफ थॉट देती है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन देती है, लिबर्टी ऑफ स्पीच देती है, ठीक है, तो लिबर्टी ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बात कर दें जो डेट्रीमेंटल हो किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए, किसी दूसरी ग्रुप के लिए, या यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को ही थ्रेटन करे ऑल टुगेदर. ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए. पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, उनको सबको क्या करना चाहिए कि उनको जो है कम्युनिटीज के बीच में ब्रदरहुड को फॉस्टर करना चाहिए. ये गवर्नेंस के लिए भी बहुत अच्छा एक आर्टिकल है कि गवर्नेंस को स्मूथ करने के लिए कैसे फ्रेटर्निटी को अपहोल्ड करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को और सिविल सर्विसेज को. उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए. ठीक है. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी? कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं, उनकी मॉरल बेसिस को अपहोल्ड करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कॉल्स फॉर अपहोल्डिंग द मॉरल बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अगर इक्वालिटी की बात की गई है, तो इक्वालिटी के सारे प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है. जेंडर इक्वालिटी, कास्ट इक्वालिटी, रिलीजियस इक्वालिटी, सभी एस्पेक्ट्स को बराबर से अपहोल्ड करना चाहिए. मॉरल वैल्यूज जो एंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर,
मॉरल प्रिंसिपल जो एंश्राइंड अंडरलाइंग है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अंडर, उन सभी को अपहोल्ड करना चाहिए, सभी सिविल सर्विसेज को और सभी ब्यूरोक्रेट्स को। ठीक है, जस्टिस बीवी नागरत्ना मैडम का कहना है कि किसी भी डिवाइसिव पब्लिक स्पीचेस को या किसी भी कम्युनल पब्लिक स्पीचेस को रिस्ट्रेन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे चीफ जस्टिस का ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को के प्रिंसिपल को फॉलो करें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का प्रिंसिपल जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी फॉलो करना चाहिए, ये ब्यूरोक्रेट्स को भी फॉलो करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स मींस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ये पुलिस ऑफिशियल्स को भी फॉलो करना चाहिए। जब तीनों ये सिंक में होंगे तो तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स को क्या होगा, अपहोल्डिंग मिलेगा और पीस और जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अब चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना है कि जो हम बोलते हैं वो हमारे थॉट से ओरिजिनेट होता है। वट एवर वी स्पीक इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम आवर थॉट, वी कैन नॉट कंट्रोल एनीबडीज थॉट। जजेस जो है वो किसी का थॉट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम वकील जो है जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हैं या फुजैल अहमद अयूबी है, उनका कहना है कि हम भले ही किसी का थॉट जो है वो कर्टेल नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द थॉट जो है वो हम कर्टेल कर सकते हैं। उस थॉट के कॉन्सिक्वेंसेस कि किसी के थॉट में आ रहा है कम्युनल हेट्रेड, ठीक है, लेकिन उसको वो कम्युनल हेट्रेड फैलाने से हम रोक सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं डेमोक्रेटिक एंटिटीज जो हैं जितनी भी, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल को ये करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को अपहोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कलेक्टिव ब्लेम जो है हम किसी ये हम जो है किसी एक इंडिविजुअल या एंटिटी पे ब्लेम नहीं डाल सकते। ये एज ए ह्यूमन काइंड हम सारे फेल हो जाते हैं कि अगर हम जो है अपने रिमार्क्स को सही नहीं कर पाते। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक्सक्लूजन, ह्यूमिलिएशन या कलेक्टिव ब्लेम टू ए कम्युनिटी, ये सारी चीजें, लेट अस सपोज मोस्ट ऑफ द टाइम सम पीपल से दैट मुस्लिम्स and they attach this with terrorism। ठीक है, they attach it with terrorism। ठीक है, तो ये कलेक्टिव ब्लेमिंग का जो आइडियोलॉजी है, this gives rise to feeling of exclusion, feeling of humiliation। ठीक है, तो चीफ जस्टिस along with two other judges have impressed upon this thing कि collective blame should be avoided। You cannot blame some individuality, some class all together। You need to blame individuals, you need to blame miscreants। आप पूरी कलेक्टिवली किसी कम्युनिटी को, किसी कल्चर को या किसी कास्ट को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड आर्टिकल बेसिकली हाउ टू कर्ब डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो डिवीजन की राजनीति है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। गवर्नेंस में कहीं पे भी किसी तरीके से भी ये आर्टिकल का जो कंटेंट है वो एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, आसाम में इस समय इलेक्शन होने जा रहे हैं आगे। ठीक है, और वहां पे 3% रिजर्वेशन दिया गया किसको, टी ट्राइब्स को। टी ट्राइब्स को ऑलरेडी रिजर्वेशन था, वहां पे क्लास 4 की जॉब्स में उनको रिजर्वेशन था और क्लास 3 की जॉब्स में उनको रिजर्वेशन था। अब क्लास 2 और क्लास 1 में भी उसको क्या कर रहे हैं, ये एक्सटेंड कर रहे हैं टी ट्राइब्स की रिजर्वेशन को। ठीक है, अब ये इसलिए क्योंकि अप्रैल में वहां पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं और ये जो टी ट्राइब्स हैं ये एक सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ वोटर्स है, वहां का सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ वोटर्स है। 20% वोटर्स जो है वो टी ट्राइब्स से ही आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टी ट्राइब्स का डेफिनेशन भी दिया है, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टी ट्राइब्स किन ट्राइब्स को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आसाम में एक आदिवासी ग्रुप है। ठीक है, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन के लिए लाए हैं आसाम के अंदर। ठीक है, और अब वो वहीं पे क्या हो चुके हैं, वहीं पे सेटल हो चुके हैं। ठीक है, और एक्स टी ट्राइब्स जो है वो दूसरा ग्रुप है, टी ट्राइब्स एंड एक्स टी ट्राइब्स। ठीक है, एक्स टी ट्राइब्स। ठीक है, ये टी प्लांटेशन के लिए ब्रिटिशर टाइम पे लाए गए वहां पे। ठीक है, देवर आदिवासीज। ठीक है, एंड दे कंप्राइज ऑफ 20% ऑफ द वोटर्स इन आसाम असेंबली। ठीक है, अब टी ट्राइब्स का वोट जो है ये बताया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इनका वोटिंग का जो शेयर है वो इंपॉर्टेंट रहता है आसाम की गवर्नेंस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आसाम की कैबिनेट ने एक और चीज अप्रूव किया है। वो क्या अप्रूव किया है,
एक एंटरप्रेन्योरशिप फंड या जिसको कहते हैं सीड कैपिटल, ठीक है, जो वुमेन को दिया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को दिया जाएगा, वहां पे एक स्कीम चल रही है दैट इज कॉल्ड एज मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत एडिशनल फंड्स कितना दिया है, टू द ट्यून ऑफ 1.07 लाख करोड़, 1.07 लाख बेनिफिशियरीज को दिया गया है, ठीक है, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इलेक्शन के पास आके अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हारना लगा नहीं है वहां पे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन से 15 दिन पहले का जो एक लॉ है कि उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी बड़ी स्कीम्स, कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट्स आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आसाम कैबिनेट ने एक और चीज अप्रूव की है दैट इज कॉल्ड एज वोट ऑन अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज वोट ऑन अकाउंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बजट के प्रोसेस में। व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट? वोट ऑन अकाउंट के रूल के अंडर आप बजट से एटलीस्ट 1/6 ऑफ द बजटरी एस्टिमेट्स एडवांस में ही विड्रॉ करते हो। देखो होता क्या है कि आपका बजट जो होता है वो अप टू 31 मार्च तक ही होता है। 31 मार्च को जितना भी आपको सैंक्शन अमाउंट होता है दैट लैप्सेस बैक टू द ट्रेजरी अंडर रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स मतलब जो भी अनयूज्ड फंड होगा वो लैप्स बैक हो जाएगा गवर्नमेंट की ट्रेजरीज में, ठीक है। उसके बाद आपको जब तक नई एलोकेशन नहीं मिलती, जब तक न्यू बजटरी सैंक्शन नहीं मिलती, तब तक के लिए तो आपको पैसा चाहिए ना काम करने के लिए, तो आप एडवांस में फंड्स निकाल सकते हो थ्रू वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट से आप एडवांस फंड विड्रॉ कर सकते हो, जैसे इंडिया के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन अब ये जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्योंकि इंडिया जो कंट्री का बजट है वो अब एडवांस हो गया, 1 फरवरी को पेश होता है, तो 31 मार्च तक बजट पास भी हो जाता है और बजट में फंड्स भी एलोकेशन हो जाती है। पहले ये होता था जब बजट एलोकेशन थोड़ा डिले होता था तो उसके लिए आप ट्रेजरी से, सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आप पहले ही पैसा निकाल सकते हो बिफोर बजटरी एलोकेशंस आर गिवन टू यू। कितना निकाल सकते हो? 1/6 ऑफ द टोटल बजटरी एस्टिमेट्स, 1/6 ऑफ बजटरी एस्टिमेट्स। तो फिर जब बजटरी एस्टिमेट्स आपको मिलेंगे, एलोकेशंस मिलेंगी, आप उसमें वो एडजस्ट करा सकते हो, ठीक है। तो वोट ऑन अकाउंट का भी पैसेज हुआ वहां पे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार फ्लैग किया था इशू, दैट वाज ऑफ कैश, यूनिलेटरल कैश ट्रांसफर्स। तो कैश ट्रांसफर्स की जो स्कीमें हैं उसमें आसाम गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि वो कंटिन्यू चालू रहेंगी, ठीक है। अराउंड 0.62 लाख करोड़ जो है कैश ट्रांसफर्स का, यूनिलेटरल कैश ट्रांसफर्स अभी भी हम करने जा रहे हैं, ऐसा कहना है आसाम गवर्नमेंट का। और आसाम में कैश ट्रांसफर्स की कौन कौन सी स्कीम्स हैं? कैश ट्रांसफर की स्कीम है जैसे कि देयर इज वन स्कीम कॉल्ड एज निजुत मोइना, निजुत मोइना, ओके। द वर्ड निजुत मोइना का मतलब होता है फॉर गर्ल्स। देन निजुत बाबू, निजुत का मतलब होता है फॉर बॉयज, बाबू मीन्स बॉयज, मोइना मीन्स गर्ल्स, निजुत मोइना, निजुत बाबू। एंड देन देयर इज ऑल्सो अरुणोदय। द अरुणोदय मीन्स पॉवर्टी एलिविएशन, वन कैश ट्रांसफर फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, अरुणोदय। नो नीड टू रिमेंबर दीज टर्म्स। ओनली इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना कि ये जो कैश ट्रांसफर्स है, इकोनॉमिक सर्वे ने 2025 की इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया कि इसकी वजह से स्टेट्स का फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बहुत डिटीरियोरेट होता है। यूनिलेटरल कैश ट्रांसफर जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। इससे आप शॉर्ट टर्म एलिमेंट को क्योर करते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टेट के ऊपर बजटरी बर्डन बनता है और इससे कोई भी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती, कैपेबिलिटी बिल्डिंग नहीं होती। इस वजह से यूनिलेटरल कैश पेमेंट्स पे स्टेट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन बाउंड स्टेट्स होती है, पोल बाउंड स्टेट्स होती है, तो वो कैसे इसको कर्टेल करें? कर्टेल करेंगे तो वोट्स को लूज करने का खतरा रहता है, ठीक हो गया। This is the article, the new world disorder, from rules to might. Okay, earlier there was basically a rule-based world order. Now the new order is basically, new order जो emerge हो रहा है वो कुछ इस तरीके का है कि might is right वाला concept जो है वो return हो रहा है, ठीक है। might is right वाला concept जो है, इसको अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है मत्स्ययाना। ओके, मत्स्ययाना, लॉ ऑफ फिश। लॉ ऑफ फिश ऐसी सिचुएशन जहां पे बड़ी फिश छोटे फिश को एनगल्फ कर जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज
आर्टिकल विच हाईलाइट्स द करंट वर्ल्ड सिनेरियो वेयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ग्लोबल ऑर्डर को ही पूरा रीशेप कर रही है। ठीक है, ग्लोबल ऑर्डर को क्या कर रही है, रीशेप कर रही है। किस तरह से रीशेप हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर? अब रूल बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको किसी न किसी तरह के तरीके से क्या किया जा रहा है, अंडरमाइन किया जा रहा है। ठीक है, खास करके जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर जो है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो है पूरी तरह से अब जो है फ्रेजाइल हो गया है, उतना स्टेबल नहीं रहा। अब वो कैसे फ्रेजाइल रहा है? वो ऐसे फ्रेजाइल रहा है कि आज की डेट में सवर्निटी जो है वो एक पहले प्रिविलेज माना जाता है, हर स्टेट की सुप्रीमेसी एक प्रिविलेज है। अब आज की डेट में वो इंस्टीट्यूशंस जो पहले डिसिप्लिन करते थे ग्लोबल कंट्रीज को, स्टेबल करते थे ग्लोबल कंट्रीज को, ठीक है, अब ये हो रहा है कि जो सवर्निटी है कंट्रीज की, वो भी अब दूसरी कंट्रीज जो है क्या कर रही हैं, प्रेडोमिनेट कर रही हैं। जैसे कि आपने अभी वेनेजुएला के केस में देखा होगा, जहां के प्रेसिडेंट को मिडनाइट आवर्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स ने क्या कर लिया, एब्डक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट का इन्होंने रेफरेंस दिया है, ठीक है, हेनरी एस ट्रूमैन। Okay, very good statesman, United States of America, Henry S. Truman. The president has given the statement. He spoke at the United Nations Assembly. He said that United Nations is basically an instrument through which nations will settle their differences peacefully. He said this, United Nations, UNO, United Nations Organization, जो post World War II में establish हुआ था as a global entity to maintain peace, stability and order and also settle the disputes between the nations. तो ट्रूमैन साहब ने ये कहा था कि peaceful UNO will be an institution to settle disputes peacefully. लेकिन आज हम peacefully dispute settle कर रहे हैं? आज disputes को peace के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। जहां पीस है वहां कैसे डिस्प्यूट खड़ा किया जाए, ये कोशिशें कर रही हैं डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग कंट्रीज में जो है ये इंस्टीट्यूशंस ने पहले इनिशियल ईयर्स में तो काफी अच्छा काम किया भी। ठीक है, और उसके बाद कई सारी जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनके सक्सेसर जो आए, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे एक कंट्री कितनी भी पावरफुल हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी भी कंट्री के पास ये लाइसेंस नहीं है जो दूसरे कंट्री को क्या करे, किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हुआ करते थे एक अर्लियर वर्ल्ड ऑर्डर, जो एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, जो क्या था, एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन आज की डेट में वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कहां चला गया? ठीक है, आज का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल लॉ जितने भी हैं वो एक फिक्शन की तरह रह गए हैं। वो कैसे फिक्शन की तरह रहे हैं? खास करके डोनाल्ड जे ट्रंप की जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से ग्लोबल ऑर्डर को जो थ्रेट हुआ है, सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं कि शशि थरूर इज वेरी गुड एट राइटिंग आर्टिकल्स। ठीक है, उसने ये कहा कि आजकल के जो ग्लोबल ऑर्डर्स हैं, ग्लोबल रूल्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनको इटालियन ड्राइवर्स की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, इटालियन ड्राइवर्स की खासियत ये मानी जाती है कि दे आर वेरी मच ऑफेंडर्स, जो रेगुलरली स्ट्रीट लाइट्स को जंप करते रहते हैं। ठीक है, उनको स्ट्रीट लाइट्स के साथ कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल लॉज के साथ वो कर रहे हैं जो इटालियन ड्राइवर स्ट्रीट लाइट्स के साथ करते हैं। ठीक है, एनालॉजी बहुत अच्छी ड्रॉ की है यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी कहा गया है कि उसके लिए जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वो बाइंडिंग रूल्स नहीं रह गए, वो जस्ट ऑप्शनल टूल्स हैं। टूल्स ऑप्शनल इसलिए हैं जहां उनका इंटरेस्ट जो है वो मीट हो रहा है, वहां वो लॉ की और रूल की रेस्पेक्ट करेंगे, और जहां पे वो इंटरेस्ट नहीं, उनका इंटरेस्ट जो है वो नहीं पे मीट हो रहा, कहीं पे उनका इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, वो इंटरनेशनल लॉ को हार्म कर देंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे या उसको वायलेट कर देंगे। तो बेसिकली वो एक्सेप्शनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो किसकी तरफ जा रहे हैं? एक्सेप्शनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और कंसिस्टेंटली वो रूल्स को क्या कर रहे हैं? बेंड कर रहे हैं और ब्रेक कर रहे हैं, और वो माइट इज राइट को ही जो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, वो ये इसमें जो शशि थरूर साहब का ये आर्टिकल है, इसमें ये भी कहा है कि वेनेजुएला की सवर्निटी को सबसे ज्यादा डिसरिगार्ड किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। ठीक है, आप एक प्रेसिडेंट को, आप एक हेड ऑफ द स्टेट को इस तरह से कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है, यहां से सीख अब आप चाइना को कैसे रोकोगे?
अब आप चाइना को कैसे रोकोगे कि ताइवान के ऊपर वो अपनी सॉवरेनिटी ना डिक्लेयर करे, या ताइवान के साथ वो क्या डील करेगा चाइना, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो नेबर्स को कह रही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना जो है पीओके के थ्रू जा रहा है, उसमें हमें बहुत ऑब्जेक्शन है। लेकिन हम किस तरीके से इन चीज़ों को ऑब्जेक्ट कर पाएंगे आप, जब आप एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्डर सेटअप कर रहे हो जहां पर इंटरनेशनल लॉ को पूरी तरह से अपने टारगेट बना के पूरी तरह से उसको क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, ठीक है। अब इस समय वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो रिस्क ये है कि छोटे छोटे वॉर्स पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहे हैं। उन वॉर्स को अपॉर्चुनिस्ट कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज कर रही हैं, पीस डील्स कराने की बात कर रही है और अपने इंटरेस्ट को वहां पे फ्लॉन्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अब ऐसा ना हो कि ये छोटे छोटे वॉर्स इतने बड़े हो जाएं और बड़े बड़े ग्राइंडिंग वॉर्स में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो अब ये पहले एक टाइम था जब हम सारे एक इंस्टीट्यूशन के अंडर जुड़ जाते थे, मल्टीलेटरलिज्म का इरा था, ठीक है। अब ये मल्टीलेटरलिज्म की इरा जो है ये भी खत्म हो रही है, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है जब मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस होते थे जिनमें मल्टीपल कंट्रीज का मेंबरशिप होता था, मेंबरशिप के होने के बाद वो रूल्स बाइंडिंग होते थे। जैसे यूएनओ में हम कितने मेंबरशिप है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक, इन सारे इंस्टीट्यूशंस में मेंबर कंट्रीज के ऊपर इनके रूल्स जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले क्या किया, कई सारे इंस्टीट्यूशन से कहा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, यूनेस्को से कहा हम विड्रॉ कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कह रहे हैं हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीलेटरलिज्म को कैसे आप खत्म कर रहे हो आप, ठीक है। इससे क्या हो गया कि शेयर्ड गवर्नेंस का जो आइडिया था उसको ही आपने थ्रेट कर लिया कि शेयर्ड गवर्नेंस मींस बेटर गवर्नेंस फॉर द कंट्रीज थ्रू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। तो शेयर्ड गवर्नेंस का आपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्या कर दिया, थ्रेटन कर दिया, ठीक है। एनवायरमेंटल लॉज का कंट्रोल, एनवायरमेंटल लॉज के ऊपर आपने एक ब्लैंकेट बैन लगा लिया। आप ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कह रहे हो कि ये जस्ट एक हॉक्स है। यूएसए का जो एंडेंजरमेंट फाइंडिंग्स थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की, ठीक है, जो सेटअप की गई थी आफ्टर मैसाचुसेट्स वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी केस ऑफ 2007 बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट, उसको भी आपने हटा दिया, ठीक है। अब कोफी अनान, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं कोफी अनान, उनका कहना है कि जैसे साइबर थ्रेट्स हैं, फाइनेंशियल कंटेजन है, क्लाइमेट चेंज है, पेंडेमिक्स हैं, ये दीज आर प्रॉब्लम्स विदाउट पासपोर्ट्स, ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स है। तो अगर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो आप ग्लोबल प्रॉब्लम्स को कैसे डील करोगे। तो ऐसा वर्ल्ड के जब इंस्टीट्यूशंस ही नहीं रहेंगे तो आप ग्लोबल प्रॉब्लम्स को डील कैसे करोगे, ठीक है। अब होगा कैसे कि यूएसए चीजों से विड्रॉ करेगा। एक पावरफुल कंट्री जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करती है वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, और हो सकता है वो वैक्यूम फिल करने के लिए नेक्स्ट पावरफुल कंट्री जैसे चाइना है तो वो भी ऐसा नोटोरियसनेस करने लगे जैसे यूएसए अभी नोटोरियसनेस कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बहुत ही ज्यादा विस्कस, बहुत ही ज्यादा फ्लूइड ग्लोबल ऑर्डर को क्या कर रहे हो, जन्म दे रहे हो, ठीक है। और जो कई सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, कई सारी कंट्रीज को आप क्या कर रहे हो, उनके जो लिंकेजेस थे उनको ब्लर कर रहे हो, अनसर्टेनिटी कर रहे हो, पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट में, ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम में पूरी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हो। तो ये सारी चीजों की वजह से अब जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है वो मल्टीलेटरलिज्म से पूरी तरह से हट के निकल रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसमें क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें उन्होंने बात की है एक पैराडॉक्स ऑफ पावर। पैराडॉक्स ऑफ पावर, वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करते थे, जो विलिंग थे ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करने के लिए, ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वही लोगों को क्या हो गया, उन्हीं लोगों को पावर का जो है लस्ट है वो आ गया उनके अंदर, ठीक है। अब वर्ल्ड ऑर्डर को है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है उनके हाथ में जो दिया गया था उनमें अब विलिंगनेस ही नहीं है वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने की। वो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या करना चाहते हैं, डिसऑर्डर ही क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि वो अपनी अथॉरिटी क्रिएट कर सके और कुछ लोगों के अंदर, कुछ कंट्रीज के अंदर, कुछ हैंड्स के अंदर पावर को कंसंट्रेट करना चाहते हैं। और वो पावर जब कंसंट्रेट करेंगे उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे, किसी भी जो भी बुराई होंगे, वॉर्स होगा या कुछ भी होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो जिन कंट्रीज को गार्जियंस बनाया था ग्लोबल ऑर्डर का, वही कंट्री जो है आप ग्लोबल ऑर्डर को अपनी पावर के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस वक्त जो है सबसे ज्यादा डरावनी चीज क्या है,
सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ ये है कि हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो पूरा लिबरल हो रहा है, ठीक है। लिबरल हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस जो है कॉपरेशन पे काम कर रहे थे उनमें कॉपरेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। उसके बाद जो कॉपरेशन की हैबिट्स थी, कॉपरेशन की बेसिस वैल्यूज थी, वो वैल्यूज क्या थी? वो वैल्यूज थी अपने रेस्पेक्ट करने के लिए। किन किन चीजों की रेस्पेक्ट करनी है? सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, नॉन एग्रेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ओपन ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, मल्टीलेटरल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी चीजें हमारा पर्पस था मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का, इंटरनेशनल ऑर्डर का। लेकिन ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिफीट हो रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में सॉवरेनिटी जो है वो पूरी तरह से ब्रीच हो रही है, ठीक है। नॉन एग्रेशन जो है वो उसकी रेस्पेक्ट नहीं हो रही, नॉन एग्रेशन को ब्रीच किया जा रहा है। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो पैरालाइज हो गई है, जो पावरफुल कंट्रीज है उनको वीटो कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड को वेपनाइज कर दिया गया है, जैसे टैरिफ वॉर्स यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टार्ट किए, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड हो गया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस के पास इस वक्त अभी भी लॉज तो बने हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है उस तरीके का ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए लार्जली जो है इस समय पावरफुल स्टेट्स क्या कर रही हैं? इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी इसकी वजह से धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक है। तो पीस लाने के लिए गुड फेथ लाना पड़ेगा, और गुड फेथ जो है वो पूरी तरह से शॉर्ट इन सप्लाई हो गया है नए ग्लोबल ऑर्डर में, ठीक है। अब सबसे बड़ा डेंजर क्या है कि अभी हमारा जो ग्लोबल ऑर्डर है, पुराना वाला पीसफुल ग्लोबल ऑर्डर, वो पूरी तरह से डेड तो नहीं हुआ, लेकिन अब ये बेचारा ऑलमोस्ट लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। इट लिम्प्स, इट स्ट्रेन्स एंड इट डिसअपॉइंट्स। डिसअपॉइंट क्यों करता है ये? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट जो है अभी भी डिस्प्यूट्स तो रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, पीस कीपर्स अभी भी अपने पीस कीपिंग मिशंस डिप्लॉय करते हैं, ट्रेड फ्लो अभी भी है, लेकिन उसमें भी थोड़े से अनसर्टेनिटीज हैं। यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ब्राजील अभी भी मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव करते हैं, और वो इनमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और काफी ज्यादा जो है इनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सेल्फ इंटरेस्टेड हेजमॉन्स है, सेल्फ इंटरेस्टेड हेजमॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो पूरी तरह से इस इंटरनेशनल स्टेबिलिटी और पीस ऑर्डर को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स को इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो ह्यूमन काइंड को हेवन में ले जाए, सिर्फ इसलिए बनाया गया था वो ह्यूमन काइंड को हेल से बचाए, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, डैग हैमर्सजोल्ड्स का स्टेटमेंट। प्लीज रिमेंबर दिस इफ यू कैन एंड यूज इट एनीवेयर इन योर एसे, अपने एसे में या अपने मेंस के आंसर में, कि यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमन काइंड टू हेवेंस बट टू प्रिवेंट ह्यूमन काइंड फ्रॉम हेल, ठीक है। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अब आप काम नहीं करने दोगे तो चीजें जो है वो और वर्स होती चली जाएंगी, ठीक है। अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो क्या एक नया आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश होगा जो चाइना सेंट्रिक होगा? क्या वर्ल्ड ब्लॉक्स में कंपीट करेगा? अब क्या वर्ल्ड अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा? क्या कहीं पे इश्यूज बेस्ड कोएलिशंस बनते रहेंगे वर्ल्ड में? क्या पूरी तरह से एनार्की फैल जाएगी वर्ल्ड में? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इस समय हुवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस वक्त जो है ओल्ड वर्ल्ड फेड हो रहा है और न्यू वर्ल्ड जो है वो बन रही है, पूरी तरह से बना नहीं है, इट इज अनफॉर्म्ड येट। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा और लॉ को जो है अपना कोर्स नहीं लेने दिया गया, क्योंकि लॉ इज द ओनली थिंग विच कैन टेम द एब्सोल्यूट पावर। लॉ इज द ओनली थिंग जिससे आप एब्सोल्यूट पावर को टेम कर सकते हो, कर्ब कर सकते हो। लेकिन अगर लॉ को ही आप वायलेट करते हो तो एब्सोल्यूट पावर जो है वो डेस्पोटिज्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आज की डेट में जो सबसे बड़े इश्यूज हैं वो ये इश्यूज हैं कि रूल्स ऐसे चाहिए जो सिर्फ रूल्स ना हो, एक्चुअली अच्छी जो है प्रॉपर गाइडलाइंस हो ग्लोबली, कंट्रीज को, पावरफुल कंट्रीज को, वीक कंट्रीज को बिहेव करने के लिए, और कलेक्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए, और मल्टीलेटरलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट देने के लिए, और एक ऐसा वर्ल्ड जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था उसी को दोबारा री एस्टेब्लिश करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एक मैंने ओवरऑल पिक्चर आपको बताया इस आर्टिकल का, एक बार आप इसके गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। 1946 में रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स ने एक अपराइजिंग किया, नेवी रिवोल्ट, जिसको बाद में म्यूटिनी का नाम दिया गया, ठीक है।
बहुत छोटा शॉर्ट लिव्ड रिवोल्ट विद ह्यूज मैसेजेस। वाई आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल क्यों आया है? क्योंकि 18 फरवरी 1946 को ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, 18 फरवरी 1946 को ये स्टार्ट किस बेसिस पे हुआ? कई एक ब्रिटिश का शिप एस्टेब्लिशमेंट था, हिज मैजेस्टी इंडियन शिप HMIS तलवार। ये बेसिकली बॉम्बे में लोकेटेड एक नेवल एस्टेब्लिशमेंट था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, जहां पे इंडियन सोल्जर्स प्लेस्ड थे। पुअर फूड क्वालिटी और रेसिज्म, लो वेजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स वो कंसिस्टेंटली फेस कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि काम पे जाने से मना कर दिया, और कई सारे शिप्स जो हैं बॉम्बे हार्बर पे जो आए, उसके जितने भी वर्कर्स थे उन सभी ने, नेवी के जितने भी, रॉयल इंडियन नेवी के जितने भी वर्कर्स थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का पोर्ट्रेट उठा लिया, मुस्लिम लीग के स्लोगन्स, कांग्रेस के स्लोगन्स, कम्युनिस्ट पार्टी के फ्लैग्स उठा लिए, और नेवल स्ट्राइक कमेटी बनाई गई। उस नेवल स्ट्राइक कमेटी ने क्या कर दिया कि ये जितने भी ग्रीवेंसेस हैं ये नेशनल इश्यूज के साथ कंबाइन कर दिए, और ये जो है एक 21 फरवरी तक ऑलमोस्ट ये पीसफुल एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में काम कर रहा था, हंगर स्ट्राइक के तौर पे काम कर रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें और ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ता रहा। 78 नेवल शिप्स या शिप एस्टेब्लिशमेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट करने लगी। 20 शोर एस्टेब्लिशमेंट इसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और क्लोज टू 20,000 नेवल रेटिंग्स। व्हाट इज रेटिंग्स इन नेवी? रेटिंग्स बेसिकली क्या होता है कि ऑफिसर लेवल के नीचे जो भी जॉब्स असाइंड होती है, दे आर कॉल्ड रेटिंग्स। ठीक है, 20,000 नेवल रेटिंग्स ने क्या करा, अप्रोक्सीमेटली रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये इतना बड़ा रिवोल्ट था जिसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स इकट्ठे पार्टिसिपेट किए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे पार्टिसिपेट किए। तो ये एक मोमेंट ऑफ सॉलिडारिटी था। ठीक है, इस बीच में शिमला कॉन्फ्रेंस का फेलियर 1945 में, कैबिनेट मिशन का फेलियर। ठीक है, इसके बाद कम्युनल क्लैशेस का स्टार्ट हुआ पूरे कंट्री के अंदर। लेकिन रॉयल इंडियन नेवी की जो रिवोल्ट है ये अभी भी एक रिमार्केबल पॉइंट था जहां हिंदू मुस्लिम यूनिटी अभी भी पाई गई, और हिंदू मुस्लिम्स ने जो है जॉइंटली क्या किया, स्ट्रीट्स में गए, लोगों को हड़ताल करने की जो है बात की। ठीक है, अब क्राउड्स ने जो पोस्ट ऑफिस है उनको रेड किया। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए, बहुत सारे रोड पे बॉनफायर्स वगैरह जलाना शुरू किया। तो ये सारा इसमें पिक्चर जो है बताया गया कि 1946 का रॉयल नेवी रिवोल्ट जो है वो एक आज भी मैसेज है कि उस टाइम पे भी जब पूरा कंट्री कम्युनल क्लैशेस में डूबा हुआ था, उस टाइम पे भी हमने इकट्ठे फाइट किया था सॉलिडारिटी के साथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग जगह पे, मुंबई के अलग अलग जगह पे बताया गया कि ये सारी चीज़ें जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उस टाइम पे भी बता रही थी। ठीक है, और ये बता रही है कि ये इंड्योरिंग लेगेसी है कि 80 इयर्स के बाद भी हम रॉयल इंडियन नेवी के जो म्यूटिनी है उसको याद करते हैं। अब इसको बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं मिल पाया हिस्ट्री के अंदर क्योंकि इसके पैरेलल में फ्रीडम स्ट्रगल की बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसा तो नहीं मिल पाया इसको हाइप, लेकिन फिर भी ये रिमार्केबल यूनिटी इवेंट था पूरी हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद ये भी साहिर लुधियानी साहब ने एक शेर में इसको बताया गया है। साहिर लुधियानी ने एक शेर में कहा गया है कि झुलसे हुए वीरा गुलशन में एक आस उम्मीद का फूल खिला। झुलसे हुए मीन्स व्हेन द होल कंट्री वाज बर्निंग अंडर कम्युनल क्लैशेस वी कुड सी अ फ्लावर ऑफ होप, होप। ठीक है, तो इसीलिए ये भी रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी को ये भी कहा जाता है कि हालांकि ये लोकलाइज्ड था और मिलिटेंट था। मिलिटेंट इन नेचर मीन्स दे वर यूजिंग वायलेंट मीन्स टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस, बट स्टिल ये यूनाइटेड था और पॉपुलर मास एक्शन था सोल्जर्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, फिर पीजेंट्स भी जुड़े इसमें, और कॉलोनियल रूल में ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था यूनिटी का एंड कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक हो गया, इसको देख लेना, हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टैक्सेस प्रूव फ्यूटाइल टू बर्न आउट सिगरेट यूज इन इंडिया। ठीक है, टैक्सेस की वजह से, जब किसी भी चीज पे टैक्स आप इंक्रीज करते हो, आपका पर्पस होता है कि उसका कंजम्पशन कम हो जाए। ठीक है, और वैसे भी सिगरेट्स, टोबैको, ये सारी चीजें आती है सिन गुड्स में। ठीक है, सिन गुड्स मींस वो गुड्स
जिनकी नेगेटिव इंटरनलिटीज हो और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो। मींस जो इन गुड्स को यूज करता है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट और जनरल सोसाइटी पे, सोशल एनवायरनमेंट पे भी नेगेटिव इंपैक्ट। तो सिन गुड्स का मतलब होता है इनकी क्या होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नल इंपैक्ट्स एंड नेगेटिव इंटरनलिटीज, और जो कंज्यूम कर रहा है उस पर भी जो है नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इसलिए इसको जो है कर्व करने की कोशिश गवर्नमेंट ने की। ठीक है, जीएसटी में ऑलरेडी देवर टैक्स एट 40%। ठीक है, हालांकि इसमें सिर्फ सिगरेट्स होती हैं। आज की डेट में जो रिसेंट बजट है इसमें बीड़ी को अभी भी आपने क्या कर दिया, 18%। तो नॉन स्मोकिंग टबैको के बाद बीड़ी जो सेकंड बिगेस्ट कंजम्पशन है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, तो नॉन टबैको प्रोडक्ट्स के बाद, उसके बाद सिगरेट का आता है। तो आपने इसको 18% पे टैक्स कर दिया, तो आपने अभी भी इसको ओपन रखा लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद आज की डेट में जब आप सेसेस वगैरह सब कुछ मिलाते हो तो टोटल टैक्स जो है आपका बीड़ी के ऊपर कितना, सिगरेट के ऊपर कितना हो जाता है, इट कम्स अराउंड 53%। टोटल टैक्स ऑन सिन गुड्स आज की डेट में सेस वगैरह मिला के इट कम्स अराउंड 53%। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 70% टैक्स हो, 75% टैक्स होना चाहिए किसके ऊपर, सिन गुड्स के ऊपर। ठीक है, और सिन गुड्स के ऊपर अगर 75% टैक्स हो तब आप सिन गुड्स का कंजम्पशन थोड़ा सा कर्व कर सकते हो। दिस इज व्हाट एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेल्स अस। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट इस आर्टिकल में जो बताया गया कि आप इतना कम टैक्स बढ़ाने से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिग्निफिकेंट ड्रॉप होगा। जब आप करीब करीब 10% टैक्स इंक्रीज करते हो या 15 से 20% टैक्स इंक्रीज करते हो सिगरेट पे, फिर कुछ 1-2% की कमी आती है, 1-2% की कमी आती है इसके कंजम्पशन में। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने ग्लोबल लेवल पे भी कई सारी ऐसी ट्रीटीज हैं जो सिगरेट को या टोबैको कंजम्पशन को कम करने जा रही हैं, ठीक, करना चाहती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, FCTC। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, इट वाज बेसिकली brought in 2003, it became operational in 2004 and India also joined, इंडिया ने भी ज्वाइन किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, इसको ज्वाइन किया। अब ये ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट भी जो है पब्लिश करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका ये कहना है कि ग्लोबल लेवल पे सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि टोबैको मैन्युफैक्चरर्स या टोबैको वर्कर्स या टोबैको इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं वो लॉबी करते हैं, टोबैको को कंट्रोल नहीं होने देते, वो टोबैको को कंसिस्टेंटली जो है कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहते हैं क्योंकि वो इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं। आप ये देखो कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। हालांकि टोबैको इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों का रोजगार चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपका डेमोग्राफी को, ये आपके यूथ को कितना डिटीरियोरेट कर रहा है। तो इसीलिए आपको 53% टैक्स जो है वो अभी भी सफिशिएंट नहीं बताया जा रहा है टोबैको कंट्रोल के ऊपर। तो इसीलिए टोबैको अभी भी जो है खूब सारा कंजम्पशन जो है वो होता है हमारी कंट्री के अंदर। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है टोबैको का और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है टोबैको का। ठीक है, तो अब निकोटीन एडिक्शन को आपको प्रोटेक्ट अगर करना है तो ग्लोबल ये जो वर्ल्ड हेल्थ का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, इसमें कम से कम मोर देन 160 प्लस मेंबर कंट्रीज हैं और ये हर साल जुड़ती हैं, उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल जुड़ती हैं। ठीक है, 2025 में अगेन इट वाज बेसिकली वन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हम टोबैको प्रोड्यूसर्स के साथ भी, टोबैको इंडस्ट्रीज के साथ भी और गवर्नमेंट्स की एफर्ट्स के साथ भी मिलके तभी हम टोबैको कंजम्पशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और भी कई सारे थीम्स जो हैं वो डिस्कस किए गए कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, ह्यूमन हेल्थ को कैसे बचाया जाए टोबैको के हार्म से, और कैसे जो टोबैको से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सिगरेट के जो लास्ट पे सिगरेट का बट होता है उसमें प्लास्टिक होता है या प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, तो ट्रिलियंस ऑफ सिगरेट बट्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे फेंके जाते हैं। देन दे गो इनटू द सॉइल, देन दे मीट द सॉइल एंड डू लीचिंग, न्यूट्रिएंट डिटीरियोरेशन करते हैं सॉइल का। ठीक है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि टोबैको इंडस्ट्री को जो है उसको इंटरफेरेंस नहीं करने देना है और रेगुलेशंस जो है उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाना है, अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए भी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी और टोबैको इंडस्ट्री के लिए भी, ताकि हम टोबैको कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से फैसिलिटेट कर सके अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, आज के समाचार यहाँ पे समाप्त हुए। ठीक है,
Kal I will again come with some good articles. Thank you so much for joining me.